तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे कि परिभ्रमण किसको कहते हैं, किसी के चारों ओर घूमना, किसी बिंदु या कोई भी, जैसे सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर, परि मतलब ही होता है इर्द गिर्द चारों ओर घूमना, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर एक चक्कर लगा लेती है, इसे वार्षिक परिक्रमा भी कहते हैं और इसी को वार्षिक गति भी कहा जाता है। और वार्षिक गति के कारण ही आपका क्या होगा कि दिन रात छोटा बड़ा होता है, ठीक है। दिन रात छोटा बड़ा जो होता है वो आपके वार्षिक गति के कारण होता है। लेकिन अगर पूछे दिन रात किसके कारण से होता है, तो दिन रात दैनिक गति, क्लियर है, इसीलिए तो उसका नाम है। देखिए पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पे भी घूमती, जैसे ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पे भी रोटेट करती है, साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पे भी घूमती है। तो जिस कारण से अगर जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पे घूमेगी तो यहाँ मौसम परिवर्तन होता है, चूंकि वायु का गति जो है यहाँ पे, चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री से झुका हुआ है, तो कभी सूर्य के सामने कोई पोर्शन आ गया तो वहाँ ज्यादा टेम्परेचर होगा, या कभी नजदीक आ गया तो चूंकि यह वलयाकार पथ है तो कभी उसकी दूरी कम होगी कहीं ज्यादा होगी, तो उस पे भी उसका मौसम सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं परिभ्रमण, यानी सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा कि पृथ्वी जो है यहाँ पर दिन रात जो धरती पे छोटा बड़ा जो होता है धरातल पर पृथ्वी पर, वो आपके परिभ्रमण के कारण ही होता है। तथा जितना भी ऋतु परिवर्तन, कभी ठंडा कभी गर्मी जो आपका होता है, वो भी आपका वार्षिक गति के कारण ही होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही होता है। परिभ्रमण यानी चारों ओर घूमना, तो कोई सेंटर में ग्रह या सूर्य है यहाँ पर तो सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिभ्रमण कहलाएगा, ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा, परिभ्रमण को ही हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्षिक गति। और पूरा चूंकि 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, जहां से स्टार्ट करता है वहां पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल जो होता है वो 365 दिन 6 घंटे माना जाता है, ठीक है। और इसी कारण से याद रखिएगा, दिन रात होना जो होता है वो आपका दैनिक गति से होता है, लेकिन छोटा बड़ा, कभी दिन बड़ा कभी दिन छोटा, वो आपका किसके कारण होता है, परिभ्रमण के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि जहां पे जैसे आपको पहले हमने बताया कि पृथ्वी 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, तो जो पोर्शन सूर्य के सामने आएगा, तो जो जब बड़ा पोर्शन आएगा तो वहां पे लंबा दिन हो जाएगा उस एरिया में, ठीक है। और जहां छोटा होगा तो वहां पे दिन छोटा हो जाता है। तो दिन रात का छोटा बड़ा होना आपका परिभ्रमण गति के कारण ही डिपेंड करता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाइए दैनिक गति। दैनिक गति क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह अपने अक्ष पे भी घूमती है, और जो पोर्शन सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन हो जाता है, जो पोर्शन सूर्य के बैक साइड में चला गया तो वहां पे क्या हो जाता है, रात हो जाती है। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के सामने एक चक्कर लगाती है तो यह दैनिक गति कहलाता है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट में लगा लेती है। इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दैनिक गति के कारण ही क्या होगा, पृथ्वी पर दिन और रात होगा, ठीक है। दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। दिन रात का छोटा बड़ा होना किस गति के कारण, तो परिभ्रमण गति के कारण या वार्षिक गति के कारण। लेकिन दिन रात होना किस कारण से होगा, तो दैनिक गति के कारण से होगा। अब आते हैं, तो ये यहां पर दो पॉइंट्स हमने देखा, ऋतु परिवर्तन वार्षिक गति, दिन रात होना दैनिक गति, दिन रात छोटा बड़ा होना आपका वार्षिक गति। अब आ जाते हैं विश्वत रेखा और देशांतर रेखा। तो सबसे पहले विश्वत रेखा और देशांतर रेखा को समझने के लिए ग्लोब जो सामने में रखे उसको समझिए, ठीक है। देखिए पृथ्वी जो है पूरा आपको पता है कि पूरा एकदम गोलाकार भी नहीं है, नारंगी के तरह गोल है, इसलिए आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा यहाँ पर चिपटा दिखेगा। पृथ्वी जो है ऊपर नीचे थोड़ा सा क्या है, चिपटा है, ठीक है। तो देखिए जब भूगोल शास्त्री थे तो पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन उन्होंने शुरुआत किया तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो पृथ्वी के ग्लोब बनाया तो उसको दो भागों में बांटा, ठीक है, उसको दो भागों में बांट दिया। और जो लाइन बीचों बीच उसमें एक काल्पनिक रेखा बनाया जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर वाला उत्तर का पार्ट होता है और नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण का पार्ट, ठीक है। तो पृथ्वी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा, जो बीच वाला लाइन,
तो बीच वाला जो लाइन है वही आपका क्या है, विश्वत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा नाम दे दिया गया। विश्वत रेखा या नाम क्या दे दिया गया, भूमध्य रेखा, यानी जो भू के मध्य में हो, भू के मध्य में हो, यानी पूरे पृथ्वी जो ग्लोब है उसके जो मध्य में आएगा उसको उन्होंने विश्वत रेखा कहा। और वहां से उन्होंने स्टार्ट किया 0 डिग्री से, 0 डिग्री ही अक्षांश रेखा को, और उसके समानांतर जो है पैरेलली जो भी रेखा है खींचा गया, यानी विश्वत रेखा के समानांतर, उसको अक्षांश कहा गया। क्या कहा गया, अक्षांश रेखा कहा गया। ठीक है, तो ये पृथ्वी को टोटल 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है, आपको अक्षांश रेखा बांटती है, यहाँ पे बांट दिया गया। ऐसा अध्ययन करने के लिए कि कहाँ का जलवायु किस प्रकार का होगा, कहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जो भूमध्य रेखा के आसपास होगा तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पे जो भूमध्य रेखा के आसपास होगा, क्योंकि जो जो हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे और दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे त्यों त्यों ठंडा बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर घटते जाएगा। और ध्रुव पे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वहां माइनस में टेम्परेचर रहेगा और यहाँ बर्फ जमा रहेगा। इसीलिए आपका देखते होंगे ग्रीनलैंड, नॉर्वे वगैरह जो है आपका कनाडा के आपके उत्तरी छोर में, तो ये हो गया अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, ये जो दोनों प्रदेश है पूरा बर्फ से जमा हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का बर्फ से क्यों ढका हुआ है, तो ये भी समझ गए, चूंकि सूर्य जो रहता है इसके विश्वत रेखा के समानांतर रहता है मिड में, तो जो जो हम उधर बढ़ेंगे त्यों त्यों वहां पे सूर्य की लाइट कम पहुंचती है, जिस कारण से वहां ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि विश्वत रेखा क्या है। तो विश्वत रेखा ग्लोब को, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, और उसी के समानांतर, विश्वत रेखा के समानांतर ही जो रेखा खींची जाती है, जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 90 ऊपर 90 नीचे, तो 180 हो गया, और बीच वाला, तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 181। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 188। लेकिन अगर पूछे कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर पूछ दे, अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, ठीक है, वृत्त मतलब ये गोल घुमा वृत्त, और आप जान ही रहे वृत्त क्या होता है, सर्किल, तो उसकी संख्या आप ये जो बिंदु है 2 घटा दिए, क्योंकि यहाँ पे ये बिंदु बन जाता है, ये वृत्त नहीं रह पाता है, तो इसमें 2 जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी पॉइंट है उसको घटा देते हैं, 179। अगर वृत्त पूछे अक्षांश वृत्तों की संख्या तो हम लोग 179 बोलेंगे, जबकि अगर टोटल, ठीक है, अक्षांशों की संख्या पूछ दे तो टोटल आपका 181 होता है। क्योंकि ये बीच वाला भी अक्षांश रेखा ही है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अक्षांश रेखा, विश्वत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब एक ही चीज है। चलिए अब यहां पर आते हैं, हम लोग समझते हैं, और इसलिए बांटा गया कि उससे पता चले कि कहां पे टेम्परेचर कम है ज्यादा है। तो जो जो बढ़ेंगे, तो ये सबसे पहले यहाँ पे जो होगा उष्ण कटिबंध होगा, जो आपका 0 डिग्री के आसपास होगा वो उष्ण कटिबंध में होगा, उष्ण कटिबंध में 23.5 डिग्री तक आपका उष्ण कटिबंध। फिर आपका 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, शीतोष्ण जहां ठंडा गर्मी दोनों रहेगा, उसके ऊपर फिर शीत कटिबंध हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऊपर नीचे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दोनों में होता है। तो यानी जो 0 डिग्री के आसपास है उष्ण कटिबंध, यानी गर्मी का मौसम ज्यादा होगा, वहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। जो जो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो शीतोष्ण होगा, फिर शीत होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ग्लोब को बांटा गया है। अब मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं तेजी से। अब यहां पर देखिए क्या है कि विश्वत रेखा, विश्वत रेखा क्या है उसके बारे में देखेंगे। यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसे विश्वत वृत्त भी कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, विश्वत वृत्त भी। जैसे ये ग्लोब है, जब इसको 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटे तो यही आपका क्या है, विश्वत रेखा या विश्वत वृत्त भी कहा जाता है। अब देखिए 0 डिग्री विश्वत जो वृत्त है उसी को क्या कहा जाता है, आपका भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा। विश्वत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को, इसके समानांतर जितना भी खींचेंगे, इधर भी खींच दिए इसके समानांतर, ठीक है, तो वो रेखा क्या सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ये जो 2 अक्षांश है, चूंकि 90 ऊपर 90 अक्षांश ऊपर है, 90 नीचे है,
तो दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना है? 111.74 किलोमीटर। ठीक है, 111.74 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी है। तो ये याद रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो 111.74 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 23.5 डिग्री, जो उत्तर वाला पार्ट है, तो यहां पे 23.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री इधर है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। आप जब दही चूड़ा खा करके, नहीं, आपको पता होगा कि वो आपका जनवरी में जो 14 जनवरी को क्या होता है कि आपका जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर उसका मुख होने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो भी उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश है वहां पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरायण से दक्षिणायन से उत्तरायण जब होता है, क्योंकि ये उत्तर के तरफ है तो सनलाइट यहाँ पे है, तो उस समय तक ये जो होता है ये आपका मकर रेखा के तरफ चला जाता है, तो इधर ठंड पड़ने लगती है। लेकिन जो कि मकर रेखा क्रॉस होता है उसके बाद फिर जो है सूर्य जो है इधर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। सूर्य नहीं, मतलब पृथ्वी का इधर की ओर जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है मकर संक्रांति मना करके ठंड को अलविदा कर देते हैं, क्योंकि अब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रकाशित होना यानी ज्यादा टेम्परेचर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा कई देशों से होकर गुजरती है, भारत में भी कई राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, वो था विषुवत रेखा, अब हम लोग समझेंगे देशांतर रेखा के बारे में। पिछले क्लास में ये पढ़ा दिया गया था क्या? ये सब पढ़ा दिया गया, ग्रीनविच टाइम के बारे में बता दिया गया था पिछले क्लास में। कोई आदमी बताइए कि पढ़ा दिया गया था ये? कई लोग नहीं बोल रहे हैं, तो हो सकता है आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा। पहले के क्लास में तो बहुत सारा कुछ हो रखा है, वो तो आपके कंटेंट में ऑलरेडी बहुत सारा दिखेगा, लेकिन इस क्लास में जो अभी कंटिन्यू स्टार्टिंग से करें उसमें हमने नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए ना, क्या रिवीजन हो जाएगा और क्या। और निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर रेखा की लंबाई समान होती है, इन्हें मुख्य संख्या। देखिए, अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा देशों के बीच का अंतर। देशांतर मतलब क्या होता है? देशों के बीच का अंतर। देशांतर देशों के बीच का अंतर। अब देखिए क्या हुआ कि भूगोल जो भी शास्त्री थे उनको समय निर्धारण करने में दिक्कतें आती थी, तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली बांटने में दिक्कत था तो उन्होंने वर्टिकली बांटा, यानी पृथ्वी को दो भागों में बांटा, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पूरब और पश्चिम में पृथ्वी को बांटा। और यहां पर आप देखेंगे कि टोटल पृथ्वी को 360 भागों में 180 इधर 180 इधर। ठीक है, तो 360 डिग्री में आपको बांट दिया गया। ऐसे भी कोई भी आप देखिएगा जो भी सर्किल है या गोला है वो 360 डिग्री का ही होता है टोटल। ठीक है, तो यहां पर समय निर्धारण के लिए बांटा गया, क्योंकि अब क्या होगा कि एक प्रमुख रेखा मान लिया जाएगा जो कि लंदन का कौन सा जगह होगा? ग्रीनविच होगा, उससे होकर के गुजरेगी। और उससे जो जो हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। क्योंकि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि पृथ्वी की गति पूरब से क्या है? पश्चिम है कि पश्चिम से पूरब। तो पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब। तो जो जो हम पूरब जाएंगे त्यों त्यों समय क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और जो जो हम पश्चिम जाएंगे ग्रीनविच से त्यों त्यों समय घटते जाएगा। और आपका जो भारत है, भारत के बारे में आपको पता होगा कि भारत जो है लगभग ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पर स्थित है। कितना डिग्री पे स्थित है? 82.5 डिग्री पर स्थित है। इसीलिए भारत का जो टाइम हो जाता है 5.5 घंटा आगे हो जाता है। कैसे हो जाता है उसको समझा देते हैं।
जैसे मान के चलिए 24 घंटा में, चूंकि 24 घंटा का दिन रात होता है, तो 24 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी, जो है जो ग्लोब है, अगर पृथ्वी घूमती है तो 24 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटा में अगर बनाइएगा तो 360/24, तो काटिए, 24 एकम 24, उसके बाद आपका हो गया 5, यानी 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री 1 घंटा में आगे बढ़ जाता है। यानी अगर 15 डिग्री आगे बढ़ेगा ग्रीनविच से, ठीक है, 15 डिग्री आगे बढ़ेगा तो समय भी 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि अब 0 डिग्री ग्रीनविच का टाइम है जो लंदन में स्थित है, तो वहां से भारत की अवस्थिति 82.5 डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री में इसको बांट सकते हैं, 82.5 डिग्री/15, तो 15 पचे 75 और 7.5 का आधा, यानी 5.5 घंटा जो टाइम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा जो टाइम हो जाएगा आपका आगे हो जाएगा। चूंकि भारत जो है इसके पूर्वी गोलार्ध में, भारत किधर है, पूर्वी गोलार्ध में, ये भी याद रखिए भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, तो पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और अगर आपका अक्षांश में देखा जाए तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो देशांतर रेखा के हिसाब से भारत जो है पूरब में पड़ा, और आपके अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तर, यानी भारत को कह सकते हैं उत्तर पूर्व में। ग्लोब पर किधर दिखेगा भारत, तो उत्तर पूर्व में आपका दिखेगा, ठीक है। चलिए यहां पर देख लेते हैं देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरिया याम्योत्तर, वही जो याम्योत्तर मेन रेखा जो ग्रीनविच से गया उसको याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, की लंबाई समान होती, अतः इन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि एक ग्रीनविच जो जगह है ब्रिटिश राज की वेधशाला है, उससे गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री मिलकर के पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, यानी 180 डिग्री 180 डिग्री, तो टोटल मिलाकर के कितने डिग्री में बट गया, 360। तो याम्योत्तरों की संख्या कितनी हो गई, 360, ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, तो 360। अब देखिए ग्रीनविच के बारे में ये क्या लिखा है। ग्रीनविच रेखा, इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान शून्य देशांतर पर स्थित है। यहां पर देखिए ग्रीनविच रेखा क्या है, इंग्लैंड के जो ग्रीनविच स्थान जो है वो किस पे है, 0 डिग्री। ये जो बीचों बीच लाइन जो आपका वर्टिकली खींचा गया तो 0 डिग्री, यहीं पे आपका ग्रीनविच है, ठीक है, स्थित है। अतः इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसी के आधार पर विश्व का समय का निर्धारण होता है, ठीक है। पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण होगा, जो बीचों बीच जो देशांतर रेखा है, जो मध्य में है याम्योत्तर, मेन याम्योत्तर रेखा, इसी के आधार पर जो भी देश इसके पूरब में होगा, जितने डिग्री पे होगा उसके हिसाब से वहां का समय आगे होगा। चूंकि भारत 82.5 डिग्री पे स्थित है देशांतर पूर्वी गोलार्ध में, इसीलिए भारत का जो है टाइम क्या हो जाता है, 5.5 घंटा आगे हो जाता है लंदन के टाइम से। वही चीज यहां पे समझाया गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, समय का निर्धारण। सूर्य पूरब से उदय होता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमते। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी किधर से किधर घूमते, तो कई लोग जैसे जानते हैं कि सूर्योदय पूरब में होता है तो मार के आ जाएंगे पूरब से पश्चिम, लेकिन नहीं, याद रखिएगा पृथ्वी उल्टा घूमती है, इसीलिए सूर्योदय होता है आपके यहाँ पूरब में। लेकिन जब आप शुक्र ग्रह पे जाइएगा, शुक्र ग्रह पे जाइएगा कैसे, अगर उसके बारे में जानेंगे तो वो भी उल्टा घूमता है। वहां पे जो है शुक्र और अरुण जो 2 ग्रह है, जहां पर क्या उसकी गति क्या है आपका, ये सब पश्चिम से पूरब घूमती है और वो पूरब से पश्चिम घूमती है, इसीलिए शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। चलिए, इसलिए पूर्व का समय आगे, और इसीलिए चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए पूरब जाने पे समय आगे हो जाएगा और पश्चिम जाने पे समय क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। इसी कारण से पृथ्वी के सभी स्थानों पे अक्षांशों में समय अलग अलग होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि शुरुआत में व्यापारी लोग जाते थे और 1-2 दिन बाद फिर वही दिन रहता था, तो उनको समय निर्धारण करने में बहुत दिक्कत होता था। तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि ऐसा किया जाए कि एक मेन याम्योत्तर रेखा बनाया जाए, उसके पूरब जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, उसके पश्चिम जाएंगे तो समय घट जाएगा, ठीक है। तो कई बार तिथि निर्धारण रेखा पूछेगा,
तो यही 180 डिग्री, 180 डिग्री जो याम्योत्तर रेखा है जो इसके जस्ट बैक में होगा, वही आपका क्या होता है, तिथि निर्धारण। क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, आपका समय 24 घंटा पूरा गया तो बदल जाता है, तिथि बदल जाता है, इसीलिए 180 डिग्री को तिथि निर्धारण रेखा कहते हैं, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय निर्धारण रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय निर्धारण रेखा कहा जाता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि निर्धारण, तिथि डेट आगे बदल जाता है, ठीक है, तिथि निर्धारण रेखा कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपको यहां से पूछ सकता है। समय का निर्धारण वही चीज यहां पे समझाया गया है, वही चीज जो अभी हमने आपको समझा। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसीलिए 1 घंटे में 360/24 15 डिग्री, तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। और भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री में स्थित है, 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री, अतः यह ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। वही चीज यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है। अब देखिए कुछ देशों का अक्षांशीय अधिक होता है, जैसे रूस है तो उसके कई मानक समय है, ठीक है। रूस में आपका जो है, अमेरिका में 7 मानक समय है, ठीक है। अमेरिका में कितने मानक समय है, तो अक्षांशीय विस्तार बहुत ज्यादा है अमेरिका का, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसी प्रकार से रूस का क्या है, 11 मानक समय है। रूस भी सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका यहाँ पे 11 मानक समय है। लेकिन भारत में अभी तक एक ही मानक समय है, लेकिन आने वाले समय में जो है आपका पूर्वी और पश्चिम भारत का अलग अलग मानक की बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी भारत के पूर्वी क्षेत्र के जो भी लोग हैं, उनका कहना है, मानना है कि जब यहाँ पे ऑफिशियल टाइम होता है तब तक वो थक जाते हैं, क्योंकि वो लोग सुबह में 4 बजे ही उठ जाते हैं। जबकि वहीं आप मुंबई तक जाइए तो लोग 7 बजे उठेंगे, ठीक है। बिहार में लोग 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य का पहुंचता है लाइट, तो वैसे वैसे लोग उठते हैं। तो चूंकि 10 बजे ऑफिशियल टाइम है पूरे भारत का, तो वो 4 बजे उठे तो 10 बजे आते आते तो थक जाते हैं, तो उनको जो है फिर ऑफिशियल काम उतना ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो उनका एक अलग डिमांड था, लेकिन भारत क्यों नहीं करता ये भी हम बता देते हैं। क्योंकि केवल टाइम बदलने से तो होगा नहीं, उसके लिए फिर क्या होगा कि एक बहुत बड़ा परेशानी का ये कारण होगा कि जो रेलवे है आपका, उसका टाइम में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको चला पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा भारत सरकार को, क्योंकि रेलवे का जो टाइम होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए यहाँ का टाइम अलग रहेगा, यहाँ का टाइम, अब ट्रेन चला, ठीक है, तो वहां पे उसका टाइम का जो है आगे पीछे करने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा मशक्कत होता है, दिक्कत होगा। इसीलिए सरकार जो है ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने तो कई बार बताया कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव, बस लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और कुछ मत कीजिएगा, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। एक बुक को आप लोग ले लीजिए, नहीं लिए हैं या तो मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो है आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव। उसको छोड़ के कोई मार्केट का बुक नहीं पढ़ना है। बस लूसेंट ऑब्जेक्टिव को अच्छे से जो जो पढ़ाते हैं वैसे वैसे बनाते जाइए, या नहीं भी पढ़ाते हैं फिर भी उसको बनाते। बाकी प्रैक्टिस सेट के चक्कर में मत रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं लड़ेगा, ठीक है। सभी यहाँ पे जो है मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे, वो प्रीवियस जो वर्षों का जो है कुछ से कुछ ला करके अपना मार्केट में ले आए हैं। अब 1983 वाला एग्जाम का क्या लेना देना है, अभी के एग्जाम में आकाश जमीन का अंतर हो गया। मैंने देखा प्रैक्टिस सेट में उन्हें जो पहले टीचर का एग्जाम होता था वर्षों पहले लालू यादव के समय में जो होता था, उसका सेट ला करके मार्केट में अपना बेच रहे हैं, वो सब एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सबका लेवल हो गया, बदल गया। कभी जमाना, अभी जो पहले ग्रुप डी का लेवल था, पहले जो यूपीएससी का लेवल था, तो सब में अंतर हो गया है, ठीक है। लेवल बढ़ रहा है। जो अभी आपका एसएससी एमटीएस का कभी सीजीएल का हुआ करता था लेवल, ठीक है। जो बीपीएससी का लेवल था ग्रुप डी का, प्री का जो ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन रहता था जनरली बीपीएससी में, लेकिन अब बहुत अंतर हो गया है। अब आपका अभी का क्वेश्चन देखिए निकाल के, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। इसीलिए गलत जगह एनर्जी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। गलत जगह एनर्जी वेस्ट किए तो आपका मामला वहीं पे रफा सफा हो। बात मानिएगा तो एक ही बुक हम सजेस्ट कर रहे शुरू से लास्ट तक, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, बाद बाकी थ्योरी पढ़िए। हो सके तो लूसेंट का थ्योरी भी ले लीजिए, उसी को पढ़िए। बाद बाकी हम तो समझा दे ही रहे, हर एक पॉइंट्स को, आपको दिक्कत तो होगी नहीं। इतना काम कीजिए ना, भरोसा रखिए।
ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमने कई बार निकाला, बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू सब दिया हूं, और मुझे पता है कि बीपीएससी की क्या लेवल हो सकती है। ठीक है, तो दोनों स्थिति को हमने देखा है, जो पहले का भी और अभी का भी मैं देख रहा हूं, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। अमेरिका में 7 मानक समय है और रूस में 11 मानक समय है। भारत में मानक समय का निर्धारण एक ही जगह, जो इलाहाबाद में मिर्जापुर, मिर्जापुर एक सीरीज भी आया था, वही इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद, मैथ का क्या होगा, मैथ का तो पढ़ा ही रहे डेली, बनाइए, मैथ का होगा क्या, कुछ नहीं होगा। मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं डेली, आपका ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं कि मैं रेगुलर आपका क्लास ले रहा हूँ, और ले करके आपका मैंने बोला है कि मिड जुलाई तक कंप्लीट कर दूंगा, तो कर दूंगा मैं। ठीक है, हो सकता है जून में ज्यादा भी क्लास आपको लेना पड़े। चलिए, बस आराम से पढ़िए, घबराइए नहीं। मैथ का के लिए कुछ नहीं करना है, जो जो पढ़ाएंगे, जो जो नोट्स देंगे वो बना लीजिएगा, बस काफी है, उससे ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे दो शब्द आ गया। एक ये मिर्जापुर वाला याद रखिएगा, भारत का जो मानक समय जो निर्धारण होता है वो इलाहाबाद का मिर्जापुर क्यों होता है, क्योंकि वो भारत के मिड में आता है। ग्लोब में देखा गया कि मिर्जापुर जो जगह है वो भारत के मिड में आ जाता है, इसीलिए वहीं से समय का निर्धारण कर दिया गया। अब आते हैं सूर्योच्च, जिसको अपसौर और उपसौर। देखिए, उप मतलब होता है छोटा, उप मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो छोटे मंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री, उप मुखिया छोटा। तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच में छोटी दूरी हो, कम दूरी हो, उसको उपसौर बोलेंगे, और जब ज्यादा हो उसको अपसौर बोलेंगे। अप है, बहुत ज्यादा है, अपसौर। तो देखिए, अगर आप नाम से क्लियर कीजिएगा, थोड़ा हिंदी का अगर जोड़ दीजिएगा, संधि अर कीजिएगा, नहीं उसको विच्छेद कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अप सूर्योच्च यानी उच्च दूरी हो पृथ्वी और सूरज के बीच में, और उप, उप मतलब छोटा दूरी, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में छोटी दूरी हो उसको उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो ये कई बार पूछ देगा कि जब पृथ्वी और सूरज के बीच में लंबी दूरी होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूरज के नजदीक हो, सबसे न्यूनतम दूरी पर हो, तो उसको उपसौर कहते हैं। अब यहां पर डेट याद रखना कि किस तारीख को पृथ्वी सबसे सूरज के निकट होती है, किस तारीख को सबसे ज्यादा दूर होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा गति के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है, इस स्थिति को सूर्योच्च कहा जाता है। और 3 जनवरी को सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। तो अब देखिए, 3 4 में छोटा कौन सा है, अगर 3 जुलाई दे दे 4 जनवरी, तो छोटा कौन है, तो 3 है, और जनवरी पहले आता है, इसलिए यहां पर जनवरी और जुलाई, जुलाई जो है, तो ये याद रखिएगा कि जुलाई में आपका क्या होता है कि बड़ा है, ऐसे भी बाद में होता है। ठीक है, तो जुलाई 4 इसमें है, 4 तारीख, और इसमें 3 है, तो 3 वाला छोटका हो गया, 3 वाला छोटा दूरी, और 4 बड़ा है, तो बड़ा, तो बड़ा वाला जुलाई में होगा, और आपका छोटा वाला जनवरी में, दोनों जो से ही, लेकिन जो से ही है, जो से जनवरी, जो से जुलाई। तो ये याद रखिएगा, ये पिछले बार एसटीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, डेट के बारे में पूछ दिया गया था। हाँ, रवि नीच या जो भी कहते हैं, अब हमको उतना नहीं पता है, आप लोग और भी बुक अध्ययन करते होंगे। ठीक है, मैं ज्योग्राफी, जहाँ तक कि मुझे पता है, बीपीएससी में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कम संख्या में पूछे जाते हैं, 6 7 क्वेश्चन बहुत हो गया, मैक्सिमम पूछेगा। उसमें आप जो आपका बेसिक नॉलेज है तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, लेकिन 2 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि आप कितना भी पढ़ के जाइएगा आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, जान लीजिए। तो जो बेसिक, इसीलिए हम ज्योग्राफी पे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब मुझे पता है जो क्वेश्चन बनने वाला होगा वो कॉमन ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं या जानकारी है उसी से आ जाता है। लेकिन जब टफ वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे बहुत डीपली, तो आप कितना भी बुक खोजिएगा या पढ़ के जाइएगा, तो केवल तो ज्योग्राफी है नहीं, तो वहां से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो बेसिक चीज है, यहाँ पे जहां पे ज्यादा मेहनत करना है, अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे हम लोग को ज्यादा मेहनत करना है, खूब करेंगे हिस्ट्री पे मेहनत, लेकिन ज्योग्राफी को थ्रोली बस पढ़ लेंगे। जो लड़ना होगा, अगर मान के चलिए 6 7 क्वेश्चन पूछेगा ज्योग्राफी का, 3 4 तो लड़ ही जाएगा। अब 2 3 क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको 150 में 100 नंबर सही करना। ठीक है,
100 नंबर सही, 50 गलती करना है, इतना जान लीजिए। 50 गलत होगा ही, आप कितना भी माथा लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको 100 नंबर तक लाने का टारगेट, तो 100 में कमी नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, जब रणनीति के तहत। अब जो क्वेश्चन, अब देखिए हर एक एग्जाम में लगभग, और खास करके कमीशन के एग्जाम में 150 में, अगर बीपीएससी में देखिएगा 20 क्वेश्चन ऐसा होगा बहुत टफ पूछेगा, और खास करके ज्योग्राफी वगैरह सेक्शन से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके चक्कर में ये नहीं कि बैठ के हम पूरा ज्योग्राफी जो है, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी रट्टा मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हो सकता है अगले बार ज्योग्राफी ना पूछ करके बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन आपके बायोलॉजी का पूछ देगा, साइंस का पूछ देगा, फिजिक्स का पूछ देगा, तो ऐसे बीपीएससी चकमा देती है। तो ये सब पोर्शन जो है थ्रोली हम लोग पढ़ के रखेंगे। बाकी हम लोग मेन रूप से हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। अब आपका नेक्स्ट क्लास से हम करंट अफेयर्स लेना शुरू कर देंगे, और हम आपका अगस्त से, पिछले अगस्त से लेकर के इस अगस्त तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ा देंगे। अगस्त में जुलाई तक का मान के चलिए, अगस्त से लेकर के जुलाई तक, यानी 2022 के अगस्त से लेकर के इस वर्ष के जुलाई तक मैं आपको करंट अफेयर्स करवा दूंगा। तो 10-15 क्वेश्चन वहां से भी आएंगे आपके, बिहार स्पेशल के आएंगे। तो वो सब पोर्शन जहां जहां से आएगा उस पर ज्यादा फोकस। अब देखिए बिहार स्पेशल क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं भूलिएगा, ठीक है, अच्छे से आप बना करके आ जाइएगा। तो और वहां पे 20 की संख्या में क्वेश्चन होगी, 15-20 क्वेश्चन। तो जहां पे ज्यादा क्वेश्चन है उसको हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और ज्यादा फोकस करेंगे। जहां से 4-5 क्वेश्चन पूछता है, वो भी कभी बहुत ज्यादा डीपली, तो वहां पे आप लोग ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, ठीक है, ये मेरा अनुभव है। बाद बाकी आपकी इच्छा होगी तो एनसीईआरटी बुक निकालिए, पढ़िए, बहुत बड़ा सिलेबस है, ज्योग्राफी का भी छोटा नहीं है। अब हम लोग समझेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। क्या समझेंगे? हाँ, बिहार ज्योग्राफी, देखिए बिहार ज्योग्राफी में कुछ है नहीं, ठीक है। 2 से 3 क्लास में पूरा ज्योग्राफी और सब जो भी है, हिस्ट्री उस्ट्री सब कंप्लीट हो जाएगा बिहार का। तो आपका ऑलरेडी कंटेंट्स में तो हमने पढ़ा ही रखा है, बिहार की नदियां, बिहार की मिट्टी, बिहार का जो पर्वत श्रेणी, सब कुछ तो बता ही रखा है कंटेंट में। आप जाके देखिए ना, बिहार स्पेशल बचा के आप खोजिए, कला संस्कृति हो गया ये सब, या आपका जनजातीय आंदोलन है, सब कुछ तो हमने करवा ही रखा है। किसान आंदोलन है, आपका आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, सब कुछ तो कंटेंट्स में हमने डाल ही रखा है, उसमें छोड़ कुछ भी नहीं रखा है। जो महान विभूति है उसके बारे में भी हमने अच्छे से बता ही दिया है। अभी भी अगर मैं पढ़ाना छोड़ भी दूं, अगर आप केवल जो हमारे वीडियो में कंटेंट्स है अगर उसको पढ़ के जाते हैं, आपके 100+ नंबर आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के जो कंटेंट में है ऑलरेडी, वो सब भी पढ़ा कीजिए। ये नहीं कि डेली लाइव सेशन तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन हमने आपको ऑलरेडी कंटेंट में सारा वीडियो बिहार स्पेशल का दे रखा है, उसको भी पढ़िए। अब कह रहे हैं कि बिहार ज्योग्राफी कब होगा, उसमें देखिए ज्योग्राफी हमने नहीं पढ़ाया, पूरा पढ़ाया। चलिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा का दिखाई नहीं देना। चंद्र ग्रहण मतलब, ठीक है, चंद्र ग्रहण मतलब होता है कि चंद्रमा का दिखाई नहीं देना। तो देखिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिखाई दे, अमावस्या के दिन भी वास्तव में वो चंद्र ग्रहण ही रहता है, लेकिन हम उसको चंद्र ग्रहण नहीं कहते हैं, उसको अमावस्या बोल देते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण मतलब क्या हो गया कि ग्रहण लग जाना, दिखाई नहीं देना, चंद्रमा का दिखाई नहीं देना। चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगा? जब चंद्रमा, और यहाँ पे क्या होगा कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ जाएगी, तो चंद्रमा खुद ब खुद दिखाई नहीं देगा। उसको उस दिन दिखाई देना था लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा? जैसे मान के चलिए सूर्य है, सनलाइट दिया, ठीक है, और ये आपका चंद्रमा है और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो जब पृथ्वी पे लाइट पड़ेगा तो ये फोकस जो है, ये काला धब्बा इस पे बना देगा। तो ये चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश होता नहीं है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सनलाइट के प्रकाश से वो चमकता है, तो बीच में पृथ्वी आ गई। तो पृथ्वी जब आ जाएगी तो इसका छाया यहाँ पे बन जाएगा, यानी सनलाइट इस पे पड़ा नहीं, तो ये यहाँ अंधेरा दिखेगा। तो उस समय को ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये जब भी होगा पूर्णिमा को ही होगा, जब भी होगा पूर्णिमा को ही होगा। यानी आप समझ गए कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण कब होगा? तो देखिए सूर्य ग्रहण जब आपका सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो सूर्य यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी है, तो बीच में क्या हो गया? चंद्रमा आ गई।
तो इसका जो लाइट है वो आपका क्या होगा कि ये बीच में जब आ जाएगी तो सनलाइट जो है पृथ्वी पर से दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी पर से दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गई, चंद्रमा आ गई। तो चंद्रमा क्या करेगी कि इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने नहीं देगी, तो उस समय अंधेरा छा जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य का आपका दिखाई नहीं देना, यानी बीच में सूर्य के बीच में ऐसे भी आप देखिएगा चंद्रमा वाला धब्बा आ जाता है ना बीच में, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाए उसको हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण। वही चीज लिखा हुआ है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा देखिए, चंद्रमा पुल्लिंग है, चंद्रमा क्या है, पुल्लिंग है, याद रखिएगा। चंद्रमा चंदा मामा होता है, पुल्लिंग है वो। परिक्रमा करते समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। पृथ्वी क्या हो गई, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ गई। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपका चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और जब भी होगा तो ये पूर्णिमा के दिन ही होगा, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाती है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका सूर्य पूरा दिखाई नहीं देगा। और ये जब भी आएगा आपका सूर्य ग्रहण तो अमावस्या के दिन ही आएगा, जब भी आएगा तो अमावस्या के दिन ही आएगा। ये इमेज दे करके समझाया गया है। ठीक है, जैसे सनलाइट है ये आपका, तो पूरे पृथ्वी पे आपका जो है सूर्य ग्रहण नहीं होता है, जिस पोर्शन पे पृथ्वी के कुछ पार्ट में ही आपका होता है। ठीक है, जिस पोर्शन में आपका सूर्य नहीं दिखाई देगा तो वहीं आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। थोड़ा सा अब नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। ऐसे पूरा ज्योग्राफी हमने एक ही लेक्चर में 1 या सवा घंटे में पढ़ा दिया था पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो खूब डीपली होते हैं या बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो उसके चक्कर में अगर हम पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको फिर से कंटेंट में वहां डाटा को ले लेता हूं।